नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई कुछ हस्तियों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो स्वयं सक्रिय हैं लेकिन साथ ही दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सभी से मिलने आए हैं पर्यावरणविद दीप सिंह शेखावत जी। दीप सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। आप पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में आप स्वयं भी सक्रिय हैं और बहुत सारे लोगों को जागरूक भी आप कर रहे हैं। आप जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मृदा संरक्षण, फिर आप वृक्षारोपण के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। और एक खास बात जो आपके बारे में है कि आप नंगे पांव पद यात्रा जो है वो जारी है आपकी, और इस पद यात्रा में बहुत सारे लोगों का साथ समर्थन मिलता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो आश्चर्यचकित होकर आपको निहारते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। तो मैं भी शुरुआत यहीं से करती हूँ कि कैसे विचार आया आपके मन में इस पद यात्रा का, वो भी नंगे पांव शुरू करने का। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ नई दिल्ली आकाशवाणी का। मैं सामाजिक कार्यक्रमों में तो पिछले 15 साल से लगा हुआ हूँ जी। उसके बाद में भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी और हमारे झांसी से बुंदेलखंड से आते हैं डॉक्टर संजय सिंह जी परमार्थी, उन दोनों के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से मैंने प्रकृति, पानी, पर्यावरण के लिए काम करने के लिए पूरे मनोयोग से और प्राणपण से काम करने की ठानी जी। उसके बाद से लेके आज तक मैं लगातार किसी न किसी वे में पानी, प्रकृति, पर्यावरण के लिए अपने आप को लगाए हुए हूँ, निरंतर चल रहा हूँ। और कितना समय हो गया है? 3 साल पूरे होने को हैं जी। 3 साल में मैंने लगभग 535 स्कूलों में मैं गया हूँ और लगभग 200 से अधिक गाँव में मैं जा चुका हूँ और लाखों विद्यार्थियों को, लाखों किसानों को, ग्रामीण को मैं प्रकृति, पानी, पर्यावरण के लिए सचेत कर रहा हूँ, उनको जागरूक करता हूँ। देखिए, आदमी के विचार में जब बदलाव आता है, विचार क्रांति जिसे कह सकते हैं, तो मैं एक विचार क्रांति लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पानी और पेड़ के लिए विचार क्रांति आएगी और ये बदलाव होगा। जैसे श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, वैसे पानी पेड़ की क्रांति आनी चाहिए और उस पानी पेड़ की क्रांति के लिए मैं सबके बीच में जाता हूँ। मैंने पानी, किसानी, जवानी संवेदना यात्रा चलाई। उसके बाद में मैंने पीपल्स फॉर पीपल मिशन चलाया, प्राणवायु अभियान चलाया। दिवंगत आत्माओं के नाम से मैंने पीपल के, गूलर के, बरगद के पौधे लगवाए और प्राणवायु बढ़ाने का काम किया। 3 लाख तुलसी के पौधों का रोपण हमने करवाया और उस पानी, किसानी, जवानी संवेदना यात्रा के माध्यम से स्कूलों में विद्यार्थियों, प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रोफेसर सब ने मेरा हौसला इतना बढ़ाया। मेरी टीम का पूरा सहयोग रहा। मेरे इस यात्रा के संरक्षक श्री किशन लाल जी गुरुजी कुनेड वाले हैं और हमारे इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं श्रीमान रामेश्वर जी बाजिया साहब हैं और इनके माध्यम से मैं सब गांवों में, सब स्कूलों में जाकर के हमने इस कार्यक्रम को चलाया। हमें जल प्रहरी का अवार्ड दिया माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 में और भारत के जल पुरुष जी ने मुझे सुखाड़ बाढ़ विश्व जन आयोग का सदस्य बनाया। राजेंद्र सिंह जी ने मुझे कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया। उन्होंने मुझे कम्युनिटी हीरो अवार्ड दिया। एक संस्थान है, उन्होंने मेरे को पर्यावरण योद्धा अवार्ड दिया और एक संस्थान ने ग्रीन साइंटिस्ट अवार्ड दिया और जयपुर की एक संस्था है, उन्होंने हमारे को सुंदरलाल बहुगुणा अवार्ड से नवाजा है। और भारतीय नदी परिषद कार्यक्रम हमारे पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जी नदी योद्धा के नाम से हमें सम्मानित किया। तो सम्मान हमें खूब मिल रहा है सब लोगों के माध्यम से, चाहे वो नरेगा की महिलाएं हो, गांव की ग्राम पंचायत हो, स्कूल हो, चौपाल हो, हॉस्पिटल हो, सब जगह मैं जाता हूँ। पिछले 3 महीने से मैंने ये नंगे पैर यात्रा शुरू कर रखी है। तो पर्यावरण दिवस से लेके और शिक्षक दिवस तक 25,000 पौधों का पौधा रोपण करवाया। और हम कल्पना कर सकते हैं कि ये पौधे जब बड़े होंगे तो कितनी हरी भरी वो पूरी भूमि नजर आएगी। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ अगले 5 साल बाद में हमारा जो गाँव का जो ग्लोबल वार्मिंग है और गाँव की बनस्पत बहुत कम होगा। बेहद सराहनीय कार्य है आपका। दीप सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम इस तरह के कार्य करने का संकल्प लेते हैं तब शुरू में तो सब आसान लगता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तब कई मुश्किल भी सामने आती हैं, परेशानियां सामने आती हैं। तो इस दौरान आपने कुछ परेशानियों का सामना किया, किस तरह की दिक्कतें पेश आई और कैसे फिर लोगों के साथ से कैसे वो सब दूर हुई? जी देखिए, कोई भी काम करते हैं, कोई भी सामाजिक बदलाव करते हैं, संघर्ष जब करते हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं। जैसे मैं अभी तत्कालीन बात कहूँ, मैं नंगे पैर की यात्रा पर हूँ जी। 200 से अधिक गाँवों में जा चुका हूँ। 2100 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और ये यात्रा मेरी अनवरत जारी रहेगी। और
परेशानी इतनी आई, किसानों की फसल की कटाई का समय है, फ्लू का समय है, बारिश का मौसम है, धूप इतनी तेज पड़ती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैंने उस धूप को सहन किया, प्रकृति की मार जो मुझे दिख रही थी उन बारिश की कंकरियों को मैंने सहन किया, और मैंने मेरे छालों और गाहों को मरहम पट्टी के रूप में लेकर के और मैं इसको चलता रहा। लोगों ने मेरे से कहा आप यहाँ नंगे पैर क्यों चल रहे हो, आप जूते चप्पल पहन के चल सकते हो। तो मैंने सबसे ये अपील करी, मैंने कहा जैसे मेरे छाले, मेरे घाव और इनको देख करके आपको पीड़ा होती है, इस मानव ने इस प्रकृति को भी ऐसे ही छाले और घाव दे करके प्रगति करी है, क्या आपको पीड़ा नहीं होती है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, और उन्होंने कहा कि हम सब आपके साथ में हैं और इस मुहिम को आप चलाइए, पूरे देश और प्रदेश में ले जाइए। तो जब आपने यात्रा शुरू की तब क्या विचार मन में था कि कैसे, किस रूट से आप जाएंगे, साथ में क्या सामान रखेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कोई अच्छा काम भी करना चाहते हैं, अगर सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है, साधारण जन जो है वो वैसा नहीं सोचते हैं, तो कई बार वो गलत भी समझ लेते हैं जी। तो कैसे आपने ये सब तय किया, किस तरह की प्लानिंग आपकी? देखिए मेरे साथ में हमारे 2-3 साथी और हैं, इन सबके साथ में मैं मिलकर के मैंने प्लानिंग करी, और प्लानिंग करके उन्होंने भी मेरे को समझाया कि आप देखिए यात्रा निकालो लेकिन चप्पल जूते पहन के निकालो। लेकिन मेरा हौसला बड़ा अटूट था, मैं टूटा नहीं, मैंने कहा नंगे पैर जाऊंगा, जब समस्या आएगी तो देखेंगे। और ऐसी नौबत भी आई कि मुझे मजबूर होना पड़ा, चप्पल जूता पहनने की नौबत आई, लेकिन फिर मुझे सद्बुद्धि मिली और मैं वापस से उस बात को टाल गया और मैं अब कंटिन्यू नंगे पैर ही चल रहा हूँ। तो गांव में मुझे पता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 2 जोड़ी कपड़े साथ में होते हैं, मेरा प्रोसीडिंग रजिस्टर होता है, मेरा बैनर होता है और मैं चला जाता हूँ। मुझे लोग मान सम्मान भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सोने को जगह भी देते हैं, और बड़े चाव से अगले दिन सवेरे उठ करके हम नहा धो के पूजा पाठ दिनचर्या से निवृत्त होकर के और 2-5 लोगों के साथ में अगले गांव के लिए कूच कर जाते हैं। अगले गांव में जाते हैं, वहाँ पे बात को सुना जाता है। मैं किसानों से, ग्रामीणों से सबसे बड़ी अपील करता हूँ, रासायनिक खेती हम कर रहे हैं तो हमारी सब्जियां भी पेस्टिसाइड है, हमारा अनाज भी पेस्टिसाइड है, दूध है, पनीर है, शादी ब्याह में मिठाइयां वगैरह खाते हैं, मिलावट है। तो ये मिलावट की लिखावट जो है ये हमें बर्बाद कर रही है। तो हमें इस मिलावट की मुक्ति से युक्ति की तलाश हमें करनी है। दीप सिंह जी, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो अभी भी प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो प्रकृति का महत्व जानते हैं, पेड़ पौधों का संरक्षण जो है वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। ज्यादातर तो शहरी लोग जो है उन्हें समझाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल कंक्रीट के जंगल हमारे शहर बनते जा रहे हैं, हरियाली बहुत कम है और जरूरत के हिसाब से जमीन तैयार भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में जब आप शहरी लोगों से मिलते हैं, आप उन्हें समझाते हैं, तो आमतौर पर किस तरह की बातें उनसे होती हैं आपकी? आज भी जो ग्रामीण जलवायु है और जलवायु अनुकूलन और उन्मूलन का जो काम हो रहा है वो गाँव में हो रहा है। तो प्रकृति का जो क्रोध है वो इतना बढ़ गया है, इसका क्रोध कभी भी इस मानव पे टूट पड़ सकता है, कभी भी महामारी आ सकती है, कोई वायरस आ सकता है। इस वैश्वीकरण के दौर में केवल और केवल भारत की जो प्राचीन विद्या है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान है प्रकृति का, इस भारत के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से इस प्राचीन विद्या का इस आधुनिक शिक्षा के साथ में गठजोड़ होगा तो पूरी ये उजड़ती हुई दुनिया और हमारे गांव और ये शहर ये सब बचेंगे। आपकी किस तरह की बातचीत उन लोगों से होती है, कैसे वो समझते हैं? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था एक पेड़ माँ के नाम, तो उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, भावुकता के साथ उन्होंने पेड़ भी लगाए और जो पौधे हैं उनकी देखभाल भी हो रही है, क्योंकि उन्हें ये महसूस होने लगा कि ये जो एक नन्हा सा पौधा हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ये आपने सही कहा कि जब भावना जुड़ जाती है किसी कार्य के साथ में तब लोग अच्छे से उसे कर पाते हैं। तो उनकी भावनाओं को जागृत करने का काम आप कर रहे हैं। ऐसे में ये बताइए कि जो परिवार की भावना है आपकी उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आप बहुत लंबे समय तक परिवार से बाहर हैं, अलग हैं, ऐसे में कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं, उन्हें जानकारी मिलती होगी तो उन्हें परेशानी परिवार को भी होती होगी, तो किस तरह का संवाद उनके साथ होता है? देखिए मेरा बेटा हिमवान मेरे साथ में आया है आज और मेरी बेटी अक्षिता है, ये दोनों मिलकर के मुझे बहुत पॉजिटिव करते हैं और मेरी जो पत्नी है उसका पूरा सहयोग रहता है। कभी कभी वो गुस्से में आ जाते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप और हम इस बात के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले और अच्छा सा जीवन गुजरे। मानव जीवन मिला है ये कुछ करने के लिए मिला है और हमारी प्रगति तब होगी जब प्रकृति के साथ गठजोड़ होगा। तो प्रकृति और प्रकृति एक दूसरे के अनुपूरक है, एक दूसरे का सामंजस्य जरूरी है। अभी वो लोग भी आदी हो गए हैं कि पापा अभी जाते हैं तो पता नहीं 15 दिन में आएंगे, 20 दिन में आएंगे
और वो रोज फोन से बात कर लेते हैं और उन सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। मेरी माँ है और मेरी पत्नी है, बेटा बेटी सबका सहयोग है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब साथ देने को तैयार है जी। तो परिवार का जो जीवन यापन है वो इस दौरान कैसे चल रहा है? परिवार का जीवन यापन तो देखिए, गांव में जो आजीविका का साधन है जैसे पशुपालन है, खेती बाड़ी है, उसी के माध्यम से हमारा गुजर बसर होता है और प्रकृति माँ का आशीर्वाद है तो गुजारा हो रहा है। इच्छाओं पे कंट्रोल है जी। हमारी वैश्विक इच्छाएं नहीं है, भारतीय इच्छाएं हैं जी। क्या आप लेखन में भी रुचि रखते हैं? आपसे बातचीत के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि छोटे छोटे जो संवाद है उनमें आप तुकबंदी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो लेखन में रुचि है आपकी? हाँ, मेरी लेखन में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, क्या लिखते में रुचि है। बस कोई भी अच्छी चीज मिलती है, मुझे किसी का वाक्य अच्छा लगता है उसको मैं लिख लेता हूँ। मैं गाँव में अभी जा रहा हूँ तो देखिए ग्रामीण परिवेश में जो बुजुर्ग लोग मिलते हैं जी, उनके पास में अटूट ज्ञान है। उस अटूट ज्ञान को मैं पास में बैठ करके सुनता हूँ, समझता हूँ, उस पे फिर जब मैं चलता हूँ तो चिंतन मनन करता हूँ और उसको मैं जीवन में उतारने के प्रयास करता हूँ कि ये असली ज्ञान है इन ग्रामीणों के पास जो अनपढ़ है। आपको क्या लगता है जो हमारी अभी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं छोटे अभी विद्यालयों में हैं, उन्हें हम कैसे पर्यावरण के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं? देखिए, आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो पीढ़ी तो ऐसी आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज अब मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरी पानी किसानी जमानी संवेदना यात्रा चल रही है, उसके 4 संदेश मैं विद्यालयों में देता हूँ। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, जहर की खेती बंद करो, नशाखोरी दूर करो, ये 4 संदेश मैं देता हूँ जी। और उसमें जो चौथा संदेश है नशाखोरी का, ये मैं विद्यार्थियों से खूब समझाता हूँ। इस नशाखोरी के साथ साथ आज मैं जब जो डिजिटल नशा जो मोबाइल का चला है इसका दुरुपयोग है, बच्चों को नींद नहीं आती है, 12-12 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते, वो दुरुपयोग करते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से समझाता हूँ कि आपको बूढ़े बुजुर्गों के पास, अपने माँ बाप के पास में बैठ करके भारत का जो प्राचीन ज्ञान है वो सीखना चाहिए, समझना चाहिए। गुरुजी के पास में जो ज्ञान है उसको समझिए और अपनी आधुनिक शिक्षा के साथ में जोड़िए। पहले का विद्यार्थी जो गुरुकुल में पढ़ता था वो शिक्षा के साथ विद्या को जोड़ के चलता। विद्यार्थियों को मैं समझाता हूँ कि आप देखिए पानी की स्थिति क्या है। पहले नदी तालाब वगैरह बहते थे, उसके बाद में पानी सिकुड़ गया, हमने शोषण किया तो कुएं में आ गया, कुएं में सिकुड़ के फिर वो बोतल में आ गया, 20 रुपए लीटर की बोतल बिक रही है। ऐसे ही ऑक्सीजन का हाल है। तो विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, बशर्ते कि शिक्षक समाज और हमारा ग्रामीण समाज विद्यार्थियों पे पूरा ध्यान करे, फोकस करे। आप देखिए पुराने परिवेश में जहाँ जहाँ भी मानव सभ्यताओं ने जन्म लिया तो वो सब नदी के किनारों पे जन्म लिया जी। और नदी हमारी, नारी नीर हमारा, ये सब नारायण है। तो नीर, नदी और नारी को नारायण समझ करके हम मानेंगे और विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए और इस प्रकृति के साथ रह करके ही खुशहाली का जीवन जी सकता है। प्रकृति की बदहाली में, प्रकृति के आंसू में हम सुख चैन अमन से नहीं जी सकते जी। बहुत अच्छा संदेश आपने समाज को दिया। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक, हमारे श्रोताओं तक आपका ये संदेश पहुंचा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है, जिसमें हम नदियों को माँ कहते हैं, जिसमें हम प्रकृति पूजन करते हैं, जिसमें हम वृक्षों से वरदान मानते हैं, तो ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा बना रहे, हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रहे, यही कामना। और आप जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस उद्देश्य को लेकर अपने घर से निकले हैं वो सफल हो, आप समाज को जागरूक कर पाएं जल संरक्षण के लिए। साथ ही जो आपने कहा कि जो हमारे युवा हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है नशाखोरी का, उससे मुक्ति हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को बहुत ही उपयुक्त संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा और आप जहाँ भी जाएंगे अपनी यात्रा में, आप जिन लोगों से मिलेंगे वो आपके भाव समझेंगे और आपसे प्रेरित होंगे। दीप सिंह शेखावत जी, पर्यावरणविद आप हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। आप आज हमारे स्टूडियो में आए, अनेक मुद्दों के बारे में आपने हमसे बात की। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।